नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये क्लास डेली हम लोगों की बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होती है, जिसमें साथियों हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए साथियों कंबाइंड बैच मैंने सिलेक्शन बैच लॉन्च किया है, जिसमें मैं आपको प्रत्येक दिन बाल विकास की क्लास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास में साथियों आप लोगों को देता हूं, जो कि एक थ्योरी की बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ विस्तृत के साथ साथियों आप लोगों के समक्ष में अपनी क्लास को प्रस्तुत करता हूं। साथियों, ये जो क्लास होती है हम लोगों की यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के तीनों के सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद, खूब अच्छे से डीपली एनालिसिस करने के बाद साथियों ये बैच मैंने लॉन्च किया। और यह बैच लॉन्च करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य यह था कि चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे सी टेट की तैयारी कर रहे हो या तो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, आपको किसी भी पर्टिकुलर चाहे यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में से किसी भी पर्टिकुलर के लिए आपको क्लास न करनी पड़े। तीनों के सिलेबस को मैं अच्छे से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद कंबाइंड बैच मैंने आप लोगों को देने की कोशिश किया और दे भी रहा हूं साथियों प्रत्येक दिन, कि जिससे कि आपको अलग से किसी भी साथियों किसी भी एक चीज़ के लिए आपको कोचिंग ना करनी पड़े, ट्यूशन ना करना पड़े, ना ही पढ़ाई करनी पड़े। अगर आप लोग एक बार पढ़ लें, खूब अच्छे से डीपली पढ़ लें, तो आप तीनों के एग्ज़ाम को साथियों एक साथ आप लोग दे सकते हैं किसी भी टाइम, कभी भी। बस ये है कि आप लोगों को जो है बीच बीच में रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। रिवीजन आप करते रहेंगे तो अगर इस क्लास को, हमारी जितनी भी बाल विकास की क्लास जा रही है या तो अन्य जो भी क्लासेस जा रही हैं अगर आप लोग खूब अच्छे से डीपली पढ़ते हैं इसकी थ्योरी को, चूँकि बिल्कुल डीपली, बिल्कुल विस्तार के साथ विस्तृत थ्योरी आप लोगों के पास प्रोवाइड की जा रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे जाके आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग सिर्फ एक काम करिएगा कि बीच बीच में अपने हाथ से नोट्स प्रिपेयर करिएगा, खुद से वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ें यहाँ पे बोर्ड पे लिखी जाती हैं। तो आप स्वयं वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अपने हाथ से स्वयं की लिखी हुई नोट्स आप प्रिपेयर करिएगा और उसके बाद आप उसी नोट्स से सिर्फ और सिर्फ आप बीच बीच में रिवीजन करते रहिएगा। आपका एग्ज़ाम दुनिया की ताकत नहीं है कि कोई रोक सकता है। बस आप पूरे दृढ़ संकल्प के साथ बस लगे रहिए, बस हो गया। ये आप मैं पूरी दावा देता हूँ। एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा होगा कि जो एग्ज़ाम में हमारे पढ़ाए हुए से अगर बाहर आ जाएगा तो आप कमेंट करके यहाँ पे हमसे बताइएगा। एक भी क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो हमारे पढ़ाए हुए से नया आया हो, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम दे, चाहे सी टेट का, चाहे तो सुपर टेट का, या तो अदर किसी भी स्टेट का आप टेट का एग्जाम देते हैं, तो हमारे पढ़ाए हुए से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। तो साथियों, ये बाल विकास की क्लास में अगर मैं आपको बताऊं, और हिंदी की भी क्लास दोपहर में 2 बजे के आसपास आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो साथियों, इन दोनों का सिलेबस लगभग 90% सिलेबस इन दोनों का समाप्त हो चुका है। बाल विकास में साथियों हम लोग अपने 10वें चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है आकलन, मूल्यांकन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह चैप्टर का नाम है। मैं पिछली क्लास में ही इस चैप्टर को शुरू किया, इसके बारे में अच्छे से मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया, चैप्टर के बारे में शुरुआत किया, जिसमें साथियों मैंने इससे पहले अगर बात करें तो आकलन के बारे में बिल्कुल अच्छे से विस्तार से हम लोगों ने जाना था, पढ़ा था, समझा था कि आकलन क्या होता है, कैसे होता है, चैप्टर की शुरुआत में ही। उसके बाद दूसरा पार्ट इसी का होता है मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के बारे में भी साथियों पिछली क्लास में हम लोगों ने अच्छे से जाना, समझा कि मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें क्या रिलेटेड है, इसके बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। क्या मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, अर्थात मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, इन सभी चीज़ों से संबंधित चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से जाना। और इसी को साथियों पिछली क्लास में हम लोगों ने इसे जाना था, समझा था। इसी को मूल्यांकन के अर्थ से संबंधित और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ विद्वान हैं साथियों, उन्होंने मूल्यांकन से संबंधित बातों के बारे में उन्होंने अपना क्या मत दिया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए और उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अगर कोई सुझाव दे देना चाहते हैं, क्लास कैसी लगी, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दिया करिए। साथ ही साथ आप लोग अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स भी
बनाया करिए। तो साथियों आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का टॉपिक होगा कि मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। इसके बारे में कुछ बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। ठीक, ये साथियों सिलेक्शन बैच की हम लोगों की 46 नंबर की 46 नंबर की क्लास है। आप बाकी क्लासों की जो है प्रॉपर आपके अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके क्लासों को आप लोग देख सकते हैं। या तो पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ, वहाँ से आप पिछली क्लासों का लिंक ले सकते हैं। ठीक साथियों, तो आगे अगर हम बात करें साथियों, आगे अगर हम चर्चा करें कि मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, मूल्यांकन के अर्थ के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो NCERT की पुस्तक है। NCERT दिल्ली की एक पुस्तक है साथियों, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। NCERT दिल्ली की पुस्तक दिल्ली की एक पुस्तक है साथियों, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन दिल्ली की एक पुस्तक है जिसका नाम है साथियों, NCERT की दिल्ली की एक पुस्तक है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। इसके अनुसार अगर बात करें साथियों, तो मूल्यांकन की 3 बातों के संबंध में निर्णय लिया है। इन्होंने मूल्यांकन के संबंध में 3 बातें दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन दिल्ली की एक पुस्तक है NCERT की साथियों, इसने मूल्यांकन के संबंध में 3 बातों को बताया। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं अगर हम बात करें साथियों, तो सबसे पहले इन्होंने बताया साथियों मूल्यांकन के संबंध में कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। किस सीमा तक हुई। ठीक, सबसे पहला जो है बात इन्होंने ये कहा। अगली बात इन्होंने कहा साथियों कि उद्देश्य स्पष्ट करने की विधि, उद्देश्य स्पष्ट करने की विधि या प्रविधि कितनी प्रभावी रही। प्रविधि कितनी प्रभावी रही। अगली तीसरी और अंतिम बात इन्होंने बताया, क्या बताया साथियों इन्होंने कहा कि अधिगम और अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक रहे। अधिगम और अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक रहे। ये 3 बातें साथियों कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन नामक एक पुस्तक है NCERT की, दिल्ली की पुस्तक है साथियों। इसमें इन 3 बातों के बारे में क्या बताया गया, निर्णय लिया गया। ठीक साथियों, अगर बात करें तो इन 3 बिंदुओं को मिलाकर, इन 3 बिंदुओं को कौन कौन 3 बिंदु हैं। पहला है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्रगति किस सीमा तक रही। शिक्षण का जो उद्देश्य है उसकी प्रगति किस सीमा तक हुई। सीमा उसकी क्या है, उसकी प्रगति की। अगली बात बताई गई कि उद्देश्य स्पष्ट करने की जो विधि है या प्रविधि है वो कितनी प्रभावी रही। कोई भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य को स्पष्ट करने की जो विधि है या प्रविधि है वो कितनी प्रभावी रही। अगली और अंतिम बात बताई गई, अधिगम अर्थात सीखना, अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कितने प्रभावी उत्पादक रहे। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कितने प्रभावी उत्पादक रहे, अर्थात अधिगम और अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक रहे। इसकी अगर बात करें साथियों तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ये तीनों बिंदु साथियों मिलकर क्या करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करते हैं।
मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ये तीनों बिंदु जो है साथियों, ये मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों बिंदु मिलकर मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने का काम करते हैं। इन सभी साथियों, इन तीनों के संबंध में एक त्रिभुजाकार आकृति से, इन तीनों के संबंध को एक त्रिभुजाकार आकृति से क्या किया गया साथियों, डिनोट किया गया, अर्थात प्रदर्शित किया गया। कौन कौन सा, एक त्रिभुजाकार आकृति से साथियों इसे डिनोट किया गया। मैं बताता हूं किस प्रकार से डिनोट किया गया साथियों। एक त्रिभुजाकार आकृति से साथियों इसे प्रदर्शित किया गया। यहां बताया गया ऑब्जेक्टिव, क्या बताया गया, ऑब्जेक्टिव्स। इसे ऑब्जेक्टिव्स बताया गया ऊपर वाले हिस्से को, और यहाँ साथियों लर्निंग एक्सपीरियंस बताया गया, इसे लर्निंग एक्सपीरियंस बताया गया। लर्निंग एक्सपीरियंस कहा गया। और इसे साथियों क्या बताया गया, इस पॉइंट को बताया गया इवैल्यूएशन टेक्निक, या तो प्रोसीड्यूर, इवैल्यूएशन टेक्निक, या तो टेक्निक बताया गया। टेक्निक्स बताया गया। ठीक, इस ग्राफ के माध्यम से साथियों इन तीनों बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया। इन तीनों बिंदुओं को, ये जो तीनों बिंदु हैं साथियों, इस ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसे ऑब्जेक्टिव्स बताया गया। इस पॉइंट को साथियों लर्निंग एक्सपीरियंस बताया गया, और इस पॉइंट को इवैल्यूएशन प्रोसीड्यूर या तो टेक्निक बताया गया। ठीक, इस ग्राफ के माध्यम से इसे प्रदर्शित करने का काम किया गया। साथियों आगे हम बात करें अगर, तो जो शैक्षणिक उद्देश्य होता है उसे अधिगम, अनुभव तथा मूल्यांकन दोनों को प्रभावित करते हैं। शैक्षणिक उद्देश्य जो होते हैं वो अधिगम को और अनुभव तथा मूल्यांकन, अधिगम, अनुभव तथा मूल्यांकन दोनों को प्रभावित करने का काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि उद्देश्यों के आधार पर अधिगम, अनुभवों की योजना तैयार की जाती है। जो हमारा उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए या उसी उद्देश्य के आधार पे, उसी उद्देश्य के आधार पे साथियों क्या किया जाता है, चीज़ों को सीखा जाता है, अर्थात अधिगम और अनुभव की योजना तैयार की जाती है, और वांछित उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं इसकी भी जांच के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मतलब जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था वह उद्देश्य हमें प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ, इसके लिए क्या किया जाता है, इसकी जांच के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन से अगर हम बात करें साथियों, तो जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसका विश्लेषण करके यह पता लगाया जाता है कि अधिगम, अनुभव बालक में उचित ढंग से व्यवहारगत परिवर्तन कर रहे हैं या नहीं। जो हमारा मूल्यांकन से प्राप्त परिणाम होता है, उस परिणाम के विश्लेषण करने के बाद हम यह पता लगा सकते हैं कि जो अधिगम अनुभव है, वह अधिगम अनुभव अर्थात लर्निंग एंड एक्सपीरियंस है, वह बालक में उचित ढंग से, सही ढंग से, व्यवहारगत तरीके से परिवर्तन कर पा रहे हैं या नहीं। अतः अगर हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे का निर्धारण करते हैं तथा आपस में प्रभावी होकर परिवर्तन भी होते रहते हैं। ये दोनों अर्थात अधिगम, अनुभव और साथ ही साथ मूल्यांकन, ये दोनों क्या करते हैं साथियों, आपस में प्रभावी होते हैं और प्रभावी होकर परिवर्तित भी करते रहते हैं, परिवर्तन इसमें होता रहता है। इसके संबंध में अगर मूल्यांकन के अर्थ में अगर बात करें साथियों, तो इस संबंध में कुछ विद्वानों ने अपना मत दिया। इस संबंध में विद्वानों ने अपना कुछ मत दिया। उसके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा, एक विद्वान है साथियों टारगेर्सन एवं एडम्स, विद्वान हैं जिनका नाम है टारगेर्सन तथा एडम्स।
ये विद्वान है साथियों, इन्होंने मूल्यांकन के संबंध में कुछ अपनी बातें दिया, कुछ अपना मत दिया। टारगेर्सन तथा एडम्स ने मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन के संबंध में अर्थात मूल्यांकन के अर्थ के संबंध में इन्होंने कुछ बात कही। इन्होंने मूल्यांकन के अर्थ में कहा साथियों कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य, लिखिएगा आप, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण या निर्धारित मूल्य निर्धारित करना तथा किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना तथा शैक्षिक मूल्यांकन से आशय किसी शिक्षण प्रक्रिया या किसी शिक्षण प्रक्रिया या मूल्यांकन से आशय किसी शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में मूल्य प्रदान करना होता है। संबंध में मूल्य प्रदान करना होता है। इसे आप लोग नोट करिएगा हर हाल में, चूंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपको मत दे देगा, पूछेगा यह मत किसका है, यह मत किसका है, यह आपसे पूछेगा। तो साथियों वैज्ञानिक हैं टारगेर्सन तथा एडम्स। ये क्या कहते हैं साथियों मूल्यांकन के संबंध में? ये कहते हैं कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का जो मूल्य होता है वह निर्धारित करना, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना शैक्षिक मूल्यांकन से आशय किसी शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में मूल्य प्रदान करना। जो अधिगम और अनुभव होता है उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी उपयोगिता के संबंध में जो मूल्य प्रदान किया जाएगा वही क्या होता है मूल्यांकन का अर्थ माना जाता है, वही मूल्यांकन का अर्थ माना जाता है। जैसे आप क्लास में डेली स्कूल जाते हैं, वहाँ आप पढ़ाई करते हैं, शिक्षक के द्वारा आपको शिक्षा दी जाती है, डेली वहाँ आपको चीज़ों को पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, मतलब कई अनेकों सब्जेक्ट जो होते हैं अनेकों टीचरों के माध्यम से आप लोगों को अनेकों माध्यम से चीज़ें तरह तरह से बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, चाहे वो प्रैक्टिकली हो चाहे ऐसे ही हो, तो आप लोगों को पढ़ाई जाती है। उसके बाद आपका क्या हाफ ईयरली या तो ईयरली या तो क्वार्टरली आप लोगों का क्या होता है साथियों एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में आप लोगों का क्या किया जाता है मूल्यांकन किया जाता है कि आप कक्षा में कितनी पढ़ाई कर रहे हैं या चीज़ों को आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, सही तरीके से आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, या आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है। इन सभी चीज़ों का जब मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन करने के बाद उसके बाद क्या आपको स्कोर कार्ड दिया जाता है, आपको अंक तालिका दिया जाता है अर्थात स्कोर कार्ड दिया जाता है साथियों। तो उस स्कोर कार्ड में क्या होता है आप 6 महीने में कितनी पढ़ाई किए या 3 महीने में जब भी टेस्ट आप लोगों का लिया गया या जब भी आप लोगों का परीक्षण किया गया उतने दिनों में आप कितनी पढ़ाई किए कितनी पढ़ाई नहीं किए, उसकी जो अंक तालिका मिलती है स्कोर कार्ड मिलता है साथियों, उससे क्या होता है आपके पढ़ाई का मूल्यांकन किया जाता है। आपके पढ़ाई का क्या किया जाता है मूल्यांकन किया जाता है। वही चीज़ यहाँ भी है कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना या शैक्षिक मूल्यांकन से आशय किसी शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम अनुभव जो आपका सीखना अर्थात लर्निंग एंड एक्सपीरियंस है उसकी क्या उपयोगिता है, उसके संबंध में मूल्य जो निर्धारित किया जाता है यही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक,
आगे बात साथियों, एक और विद्वान होते हैं जिनका नाम है डांडेकर। डांडेकर जी साथियों क्या कहते हैं, इसे हम लोग देखेंगे। डांडेकर जी कहते हैं साथियों, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही यह जानने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है साथियों, उस प्रक्रिया को ही मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। साथियों एक विद्वान है जिनका नाम है डांडेकर। क्या नाम है? डांडेकर एक विद्वान है साथियों। इनका मूल्यांकन के संबंध में, इवैल्यूएशन के संबंध में इनका क्या मत है? ये कहते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा, कोई भी शैक्षिक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक द्वारा साथियों किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, मतलब उस शैक्षिक उद्देश्य को बालक द्वारा कितनी सीमा तक प्राप्त किया गया है, कितना ज़्यादा सीखा गया है, कितना नहीं सीखा गया है, यह जानने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। इस चीज़ को जानने की मतलब हम किस प्रक्रिया के माध्यम से यह जान सकते हैं कि बालक जो है वह शैक्षिक उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया है, कितना सीख पाया है, कितना नहीं सीख पाया है। इसे जानने की जो प्रक्रिया व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, व्यवस्थित ढंग से मतलब किस प्रक्रिया के माध्यम से हम बालक की जो है शिक्षा के बारे में यह जान सकते हैं कि उसका शिक्षा का जो उद्देश्य है उसे किस सीमा तक वह प्राप्त कर चुका है। यह जानने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों? उसी प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। उसी प्रक्रिया को क्या कहा गया? इसी प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी गई है। ठीक साथियों, ये मत है डांडेकर का। विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान हैं डांडेकर जी, इनका यह मत है। अगले एक और विद्वान है साथियों, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है क्विलेन व हन्ना। क्विलेन एवं हन्ना जी क्या कहते हैं साथियों, इसे हम लोग जानेंगे। क्विलेन व हन्ना, ये दो विद्वान हैं साथियों। इन लोगों का क्या मत है, इसे हम लोग जानेंगे मूल्यांकन के संबंध में। मूल्यांकन के संबंध में विद्वान हैं क्विलेन व हन्ना। ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं साथियों कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में, विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन के संबंध में, लाए गए परिवर्तन के संबंध में लाए गए परिवर्तन के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को, उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन कहते हैं।
बहुत बड़े विद्वान हैं साथियों क्विलन व हन्ना। क्विलन व हन्ना जी साथियों मूल्यांकन के संबंध में क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन, विद्यालय के द्वारा बालक में जो भी परिवर्तन लाया जाता है उस परिवर्तन के संबंध में जो प्रमाण के संकलन होते हैं, परिवर्तनों का जो वह प्रमाण संकलित किया जाता है साथियों, साथ ही साथ उनकी व्याख्या करने की जो प्रक्रिया होती है, उन प्रमाणों की या उन परिवर्तनों की साथियों जो व्याख्या करने की प्रक्रिया होती है, इसी को मूल्यांकन बताया गया। ये कहते हैं विद्वान है क्विलन व हन्ना। ये कह रहे हैं साथियों कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में जो लाया गया परिवर्तन होता है तथा उसके संबंध में जो प्रमाण संकलित किए जाते हैं, साथ ही साथ उनकी जो व्याख्या करने की प्रक्रिया होती है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को मूल्यांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक साथियों, ये मैंने आपको बताया। अगली बात हम करेंगे साथियों, एक विद्वान है गुड्स। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्रम से नोट करिए, नोट नहीं किए हैं तो इसे नोट करिए, नोट कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है। ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ और चीज़ें मैं लिखूँगा और बताऊँगा कि कौन से विद्वानों का क्या मत है। ठीक, आप चीज़ों को नोट करते रहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा आपको काम देगी चीज़ें। ठीक, क्या देगी, हमेशा ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। आप नोट करते रहिए, मैं और चीज़ें बता रहा हूँ। एक विद्वान है जिनका नाम है साथियों गुड्स। गुड्स जी इस संबंध में क्या कहते हैं, गुड्स जी मूल्यांकन के संबंध में कह रहे हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का किसी वस्तु का मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। मूल्यांकन के संबंध में विद्वान है गुड्स। ये क्या कहते हैं साथियों, ये कह रहे हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का, सही ढंग से एक उचित तरीके से साथियों एक किसी वस्तु का मापन किया जाए, किसी वस्तु का मापन किया जाए, वही क्या होता है, मूल्यांकन कहलाता है। ठीक साथियों, सभी विद्वानों का मत आप लोग नोट करिए। एग्जामिनर अक्सर पूछता है, ये आप जान लीजिए, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसे आप लोगों को याद करना ही करना पड़ेगा। एग्जामिनर अक्सर पूछता है और ख़ास तौर पे इस तरीके की चीज़ें सीटेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, क्योंकि ये लॉजिकली चीज़ें होती हैं, इसे जो है अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। अगली विद्वान है साथियों रेमर्स व गेज। रेमर्स व गेज, रेमर्स व गेज, ये लोग साथियों मूल्यांकन के संबंध में क्या कहते हैं, मूल्यांकन के संबंध में ये लोग क्या कहते हैं हम बताएं। तो ये कह रहे हैं कि मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो, दोनों में जो उत्तम अथवा वांछनीय हो, वांछनीय हो, वांछनीय का मतलब हुआ उचित, वांछनीय का मतलब क्या हुआ साथियों, उचित, वांछनीय, दोनों में जो क्या हो साथियों, वांछनीय हो, उसको मानकर चला जाता है, उसको मानकर चला जाता है।
मूल्यांकन के संबंध में साथियों रेमर्स व गेज, ये दोनों लोग भी बहुत बड़े विद्वान हैं। रेमर्स व गेज ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं साथियों कि मूल्यांकन के अंदर जो होता है, क्या मूल्यांकन के अंदर साथियों व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की बात कर रहे हैं, अथवा दोनों में जो भी उत्तम हो, व्यक्ति या समाज में दोनों में जो भी उत्तम हो साथियों, अथवा वांछनीय हो, जो उत्तम हो या तो फिर क्या हो, वांछनीय हो अथवा उपयुक्त हो साथियों, इन दोनों को मानकर चला जाता है। अर्थात मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों में से जो भी उत्तम अथवा वांछनीय हो उसे मानकर चला जाता है। ये मत है साथियों रेमर्स व गेज का। आगे साथियों कोठारी कमीशन के शब्दों में अगर बात करें कि मूल्यांकन क्या होता है, किसके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। कोठारी कमीशन की अगर हम चर्चा करें कि ये साथियों मूल्यांकन के संबंध में क्या कहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है साथियों? अनवरत प्रक्रिया, अर्थात हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। क्या है साथियों? एक अभिन्न अंग है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और साथियों यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से जो हमारे लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। या संबंधित हैं। कहा गया, कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया साथियों कि अब यह माने जाना लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, अर्थात हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। अनवरत चलने वाली प्रक्रिया का मतलब हुआ कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। अनवरत चलने वाली प्रक्रिया का मतलब हुआ साथियों कि हमेशा चलने वाली यह प्रक्रिया होती है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में, यह साथियों संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होता है। कोई भी शिक्षा प्रणाली हो, कोई भी शिक्षा प्रक्रिया हो, उन सभी प्रक्रिया का क्या माना गया है? अभिन्न अंग इसका माना गया है। ठीक साथियों, यह शिक्षा लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह जो शिक्षा होती है या शिक्षण होता है साथियों, यह जो हमारा लक्ष्य होता है, शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो मुख्य लक्ष्य होता है साथियों, इन सभी लक्ष्यों से इसका घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। बहुत ही घनिष्ठ संबंध इससे होता है, घनिष्ठ संबंध माना जाता है, यही कहा गया। फिर से जानिए क्या कहा गया कोठारी कमीशन के द्वारा। कहा गया साथियों कि अब यह माने जाना लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, अर्थात हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा अर्थात पूरी शिक्षा की प्रणाली जो होती है उसका यह एक अभिन्न अंग है। क्या? मूल्यांकन जो होता है वह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। और साथियों मूल्यांकन शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। मूल्यांकन जो होता है यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। ठीक साथियों, आगे अगर हम बात करें तो आगे साथियों क्लाजमेयर व गुडविन जी क्या कहते हैं मूल्यांकन के संबंध में। क्लाजमेयर व
व गुडविन, ये दोनों लोग साथियों मूल्यांकन के संबंध में क्या कहते हैं? मूल्यांकन के संबंध में साथियों अगर हम बात करें तो क्लाजमेयर व गुडविन जी क्या कहते हैं, इसे हम लोग जानेंगे। ये कहते हैं साथियों कि शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी चीज़ की मापित सीमा, यहीं लिख देते हैं, किसी चीज़ की मापित सीमा किसी चीज़ की जो मापित सीमा होती है साथियों, और परिणाम किसी मापदंड में परिणाम जो होता है साथियों वह किसी मापदंड में स्वीकार्य या वांछनीय है, स्वीकार्य या वांछनीय है अथवा नहीं। क्या है साथियों? स्वीकार्य या वांछनीय है अथवा नहीं है। फिर से समझिए क्या कहा गया। क्लाजमेयर व गुडविन ने साथियों मूल्यांकन के संबंध में अपनी क्या राय दी है? क्लाजमेयर व गुडविन ने कहा साथियों मूल्यांकन के संबंध में कि शिक्षा जो होती है वह मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल्यांकन की शिक्षा जो है वह मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थात शिक्षा के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी चीज़ की मापित सीमा जो होती है, किसी चीज़ की मापित सीमा जो होती है साथियों, साथ ही साथ परिणाम किसी मापदंड को स्वीकार्य या वांछनीय है अथवा नहीं, उसकी जो सीमा है और साथियों जो परिणाम है वह किसी मापदंड में स्वीकार्य है या नहीं। कोई मापदंड होता है साथियों, अर्थात कोई भी चीज़ निर्धारित की जाती है उस मापदंड को स्वीकार किया गया है या नहीं स्वीकार किया गया है, इसकी बात यह की जा रही है। अर्थात फिर से समझिए क्या कहा गया। क्लाजमेयर व गुडविन ने इन्होंने कहा साथियों मूल्यांकन के संबंध में कि शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी चीज़ की जो मापित सीमा होती है वो या परिणाम और जो सीमा और परिणाम होता है वह किसी मापदंड में स्वीकार किया गया या नहीं। कोई मापदंड है, उस मापदंड को स्वीकार किया गया कि नहीं। जैसे आपसे कह दिया जाए 100 नंबर का आपका पेपर है, मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर है, इसमें मैं यह कर दूं कि 50% आपको पाना अनिवार्य है। क्या है इसमें 50% आपको मतलब 50 नंबर 100 में पाना अनिवार्य है। तो यही चीज़ यहाँ कहा गया कि वह आपकी जो किसी चीज़ की मापित सीमा है या परिणाम आया, जो सीमा आपकी सीमा का जो मापन किया गया या उसका जो परिणाम आया साथियों, जो यह मापदंड है अर्थात 50% का जो यह मापदंड है कि 50% पाना आपको अनिवार्य है, इस मापदंड को स्वीकार करता है या नहीं, अर्थात इस मापदंड को आप क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ कहा गया कि जो वह चीज़ होती है वह मतलब मापित सीमा और परिणाम है, इस मापदंड को आप स्वीकार किए या नहीं किए, इतना नंबर आप पाए या नहीं पाए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि शिक्षा के मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी चीज़ की मापित सीमा या परिणाम किसी मापदंड में स्वीकार या वांछनीय है अथवा नहीं है। ठीक, ये बात साथियों मूल्यांकन के संबंध में क्लाजमेयर व गुडविन जी कहते हैं, क्लाजमेयर व गुडविन जी कहते हैं। ठीक साथियों, ये हम लोगों ने साथियों जाना
कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन के अर्थ के संबंध में कौन कौन से विद्वानों ने साथियों अपना क्या क्या मत दिया मूल्यांकन के संबंध में, इसे हम लोगों ने अच्छे से जाना और समझा। इसे आप लोग नोट करिएगा। अक्सर जो विद्वानों का मत होता है यह अक्सर सीटेट के एग्जाम में साथियों अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, वहां देखिए, वहां अक्सर चीजें साथियों फैक्ट चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक, यूपी टेट में है तो मान लीजिए कि जो संबंधित साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है या उन मत एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सी टेट के एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है या तो सुपर टेट के। इसे आप लोगों को लिखना है निश्चित रूप से, साथ ही साथ इसे आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा। इसमें जो है क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से कथन देगा, पूछेगा कि निम्न में से यह कथन निम्न में से कौन से विद्वान का है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसे आप लोग नोट करिए। अगला पॉइंट साथियों हम लोग पढ़ेंगे, अगला हम लोगों का इसी चैप्टर में अगला टॉपिक होगा कि मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, इसे हम लोग इसी टॉपिक में तुरंत हम मतलब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक, इसे आप लोग नोट करिए। ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ साथियों, ठीक, ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, इसे आप लोग नोट करिएगा। इम्पॉर्टेंट ज़बरदस्त थ्योरी की क्लास चल रही है। पिछली क्लास को भी देखेंगे तभी आगे की क्लास आप लोगों को समझ में आएगी, तभी आगे की क्लास आप लोगों को क्या आएगी, समझ में आएगी। ठीक है ना, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप क्लासों का लिंक ले सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा मूल्यांकन के उद्देश्य अर्थात पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के उद्देश्य अर्थात पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें साथियों कि मूल्यांकन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहला उद्देश्य मूल्यांकन का होता है साथियों कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है। उद्देश्य का मतलब वो ये हुआ किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, किसी भी बालक का, किसी भी मनुष्य का या किसी भी चीज़ का साथियों मूल्यांकन किया क्यों जाता है, मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या होता है, इसे हम लोग जानेंगे। पहला उद्देश्य होता है साथियों कि शिक्षा में विस्तृत उद्देश्यों को स्पष्ट करना। शिक्षा के जो विस्तृत उद्देश्य होते हैं उन्हें स्पष्ट करना, अर्थात शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों को स्पष्ट करना। शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों को स्पष्ट करना पहला उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। दूसरा उद्देश्य हुआ साथियों कि पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, यह भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य बताया गया साथियों कि निर्देशन व परामर्श हेतु उचित आधार प्रदान करना। निर्देशन व परामर्श हेतु उचित आधार प्रदान करना। निर्देशन व परामर्श हेतु उचित आधार प्रदान करना। और अगला उद्देश्य बताया गया साथियों कि परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना।
पांचवा उद्देश्य मूल्यांकन का बताया गया साथियों कि समस्त विद्यालय कार्यक्रमों को मूल्यांकन करना विशेषताओं व कमियों को इंगित करके अर्थात नोटिस करके, इंगित का मतलब नोटिस, इंगित करके उनकी कमियों को दूर करना, उनकी कमियों को दूर करना। यह मूल्यांकन का पांचवा उद्देश्य है। छठवां उद्देश्य माना गया साथियों कि बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। और साथ ही साथ साथियों सातवां मूल्यांकन का उद्देश्य बताया गया कि नवीनतम व प्रभावशाली शिक्षण जो शिक्षण होता है साथियों, उन विधियों व प्रविधियों की जांच करना। विधियों व प्रविधियों की जांच करना। आठवां उद्देश्य बताया गया साथियों कि प्रचलित शिक्षण विधियों व पाठ्य पुस्तकों की जांच करके पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। यह भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। नौवां उद्देश्य बताया गया साथियों मूल्यांकन का बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। दसवां उद्देश्य बताया गया साथियों कि अनुदेशन अर्थात इंस्ट्रक्शन की प्रभावशीलता का पता लगाना। अनुदेशन अर्थात इंस्ट्रक्शन की प्रभावशीलता का पता लगाना। आगे साथियों इसका उद्देश्य बताया गया, दो उद्देश्य और हैं, तीन। एग्जामिनर आपसे यहाँ पूछेगा कि निम्न में से, क्या पूछेगा कि निम्न में से
मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा है? आगे बताया गया साथियों कि शिक्षण व्यूह रचना में सुधार व विकास करना। शिक्षण व्यूह रचना में सुधार व विकास करना। सुधार व विकास करना। अगला उद्देश्य बताया गया साथियों कि उपचारात्मक शिक्षण में सहायता करना। शिक्षण में सहायता करना। उपचारात्मक शिक्षण में सहायता करना। और अगला एक और उद्देश्य बताया गया साथियों कि बालकों को उत्तम ढंग से सीखने हेतु प्रोत्साहित करना। ढंग से सीखने हेतु प्रोत्साहित करना। अगला और अंतिम उद्देश्य बताया गया साथियों कि बालकों की व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं बालकों के व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना। जानकारी प्रदान करना। साथियों ये 14 मूल्यांकन के उद्देश्य बताए गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मूल्यांकन के 14 उद्देश्य बताए गए कौन कौन से? पहला उद्देश्य बताया गया साथियों कि शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों को स्पष्ट करना। कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का जो विस्तृत उद्देश्य है अर्थात पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए जो उद्देश्य है उसे स्पष्ट करना। दूसरा उद्देश्य बताया गया कि पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। जो आवश्यक हो मूल्यांकन के संबंध में पाठ्यक्रम में जो संशोधन आवश्यक हो साथियों उस संशोधन को करना। तीसरा बताया गया कि निर्देशन व परामर्श हेतु उचित आधार प्रदान करना। निर्देश देने के लिए साथ ही साथ परामर्श के लिए जो उचित आधार होना चाहिए, उचित जो आधार होना चाहिए उसे भी प्रदान करना। चौथा उद्देश्य बताया गया परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। परीक्षा जो ली जाती है साथियों मूल्यांकन करने के लिए उसमें अगर वो सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है तो उसमें भी क्या किया जाए, सुधार किया जाए। और अगला उद्देश्य बताया गया साथियों कि समस्त विद्यालय कार्यक्रम जो हैं उन समस्त विद्यालय कार्यक्रमों को मूल्यांकन करना। विद्यालय का जो पूरा कार्यक्रम है, विद्यालय का जो पूरा कार्यक्रम होता है किस प्रकार से निर्धारित किया गया है उस पूरे कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाए। साथ ही साथ उसकी जो विशेषता है या तो जो कमियां हैं उस पूरे कार्यक्रम को साथियों मूल्यांकन करने के बाद उसकी जो कमियां हैं या तो साथियों जो विशेषता हैं या तो जो कमियां हैं उन विशेषताओं को या कमियों को इंगित किया जाए अर्थात चिन्हित किया जाए। इंगित का मतलब चिन्हित किया जाए और उन कमियों को दूर किया जाए। जो विद्यालय के पूरे कार्यक्रम हैं उन विद्यालय का मूल्यांकन किया जाए। साथ ही साथ उनकी जो विशेषता है या तो जो कमियां हैं उसे चिन्हित किया जाए, इंगित किया जाए या और फिर उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए और दूर किया जाए। छठवां उद्देश्य बताया गया कि बालकों का जो व्यवहार है, बालकों के व्यवहार संबंधित जो परिवर्तन है उसकी जांच किया जाए कि बालकों का व्यवहार किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। बालकों के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन संबंधी
व्यवहार संबंधी जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी भी जांच किया जाए। सातवां बताया गया कि नवीनतम व प्रभावशाली शिक्षण विधि जो है और प्रविधि है उसकी जांच किया जाए। नवीनतम और प्रभावशाली जो शिक्षण विधि है उसकी भी जांच किया जाए। आठवां उद्देश्य बताया गया कि प्रचलित शिक्षण विधियों का पाठ्य पुस्तकों की जांच करके, जो प्रचलित शिक्षण विधियां हैं और साथ ही साथ जो पाठ्य पुस्तक हैं उनकी जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार किया जाए। अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो उसमें भी सुधार किया जाए। जो प्रचलित पाठ्य पुस्तक हैं या शिक्षण विधि हैं, अगर कोई आवश्यकता है तो उसमें भी सुधार किया जाए। आगे बताया गया कि बालकों की जो अधिगम कठिनाई है अर्थात सीखने की जो कठिनाई है उसे भी पता लगाया जाए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जहां बालक जल्दी सीख नहीं पा रहा है या सीखने में उसे कठिनाई हो रही है। 10वें नंबर पे बताया गया साथियों कि अनुदेशन अर्थात इंस्ट्रक्शन जो दिया रहता है, निर्देश जो दिया रहता है, अर्थात अनुदेशन अर्थात इंस्ट्रक्शन की जो प्रभावशीलता है उसका पता लगाया जाए। निर्देशन की जो प्रभावशीलता है उसका भी पता लगाया जाए। अगला उद्देश्य बताया गया कि शिक्षण जो है वह व्यूह रचना, शिक्षण जो है साथियों उसकी जो व्यूह रचना है उस व्यूह रचना में भी सुधार व विकास किया जाए। 12वें नंबर पे बताया गया कि उपचारात्मक शिक्षण में सहायता प्राप्त किया जाए। 13 नंबर पे बताया गया कि बालकों को उत्तम ढंग से सीखने हेतु प्रोत्साहित किया जाए, सही ढंग से बालक सीख पाएँ इसके लिए बालकों को प्रोत्साहित किया जाए। 14 नंबर पे और अंतिम उद्देश्य बताया गया कि बालकों की जो व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकता है, प्रत्येक बालक की कुछ न कुछ व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकता है, उसके बारे में उसकी किस प्रकार से पूर्ति हो उसकी भी जानकारी प्रदान किया जाए। प्रत्येक बालक की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है या सामाजिक आवश्यकता है उसकी बालक किस प्रकार से पूर्ति कर सकता है इसकी भी जानकारी क्या किया जाए, इसकी भी जानकारी बालक को प्रदान किया जाए। ठीक साथियों, ये हमारे 14 शिक्षा के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं। एग्जामिनर यहाँ आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ आप कंफ्यूज होंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे सुनिए। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि निम्न में से मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, निम्न में से मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, तो 3 ऑप्शन ऐसा देगा जो मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं रहेगा और 1 ऑप्शन ऐसा देगा जो इन 14 से मिलता जुलता रहेगा। तो इसे भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। या तो आपसे एग्जामिनर इसी को घुमा के अगर पूछेगा, जो कि आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, तो वो पूछेगा कि निम्न में से मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, निम्न में से मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो 3 ऑप्शन आपको ऐसा देगा जो उद्देश्य रहेगा और 1 ऑप्शन उसमें से ऐसा दे देगा जो मूल्यांकन के उद्देश्य से संबंधित नहीं होगा। तो चाहे कि एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, अगर हमें ये चीज़ें पता हैं तो हम सही करके ही आएंगे, क्वेश्चन को सही करके ही आएंगे। तो साथियों, ये हम लोगों का मूल्यांकन के संबंध में उद्देश्य क्या था इसे हम लोगों ने जाना। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मूल्यांकन का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन, ये हम लोग अगली की क्लास में पढ़ेंगे। 2 दिन आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो इस वजह से जो है आपका जो है सिलेबस 90% समाप्त हो चुका है। सिलेबस आपका 90% समाप्त हो चुका है। सिलेबस खत्म होने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। 31 जनवरी सी-टेट का एग्ज़ाम जो 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, इससे पहले आपका सिलेबस ख़त्म करने की मेरी जिम्मेदारी है। ठीक साथियों, 10-5 दिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस समाप्त हो जाए। 4-6 दिन में आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा, बहुत कम बचा हुआ है। आप लोग विधिवत साथियों क्लासों को देखिए अच्छे से, शुरू से लेकर लास्ट तक विस्तृत थ्योरी की क्लास आप लोगों को दी गई है और तीनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक साथियों, दूसरी चीज़, अब तो टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग क्लासों को अच्छे से देखिए। साथ ही साथ जो लोग नोट्स बनाए हैं, अपने हाथों से लिखी हुई जो नोट्स बनाए हैं साथियों, उन नोट्स को आप लोग बार बार रिवीजन करिए, बार बार देखिए, पेजों को पलटिए, समय दीजिए उसके लिए। ठीक, और उसके बाद साथियों रिवीजन करने, कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें, वहाँ आप हमसे अपने डाउट को शेयर करें। मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से दूसरी वीडियो बना के आपके डाउट को मैं दूर करूँगा, या तो हमारे कमेंट बॉक्स में ही आप अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को
दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ। ठीक, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।